बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट। पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्पेसिफिक हीट क्या है, फिर उसके बाद हम मोलर स्पेसिफिक हीट को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मेयर्स रिलेशन को प्रूव भी करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा, स्पेसिफिक हीट, आपको याद है कि लेक्चर के पहले दूसरे लेक्चर में मैंने आपको हीट के मुतालिक बताया था। हीट को क्यू से जाहिर करते हैं, जिसका यूनिट जूल है। हीट का पुराना यूनिट आपको पता है कैलोरी होता है। तो हीट के मुतालिक तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये स्पेसिफिक हीट क्या है? स्पेसिफिक कहते हैं किसी खास, तो ये खास किस्म की हीट है, तो ये काम भी कोई खास ही करेगी। पहली बात तो आपने ये नोट करनी है कि स्पेसिफिक हीट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेसिफिक हीट को किससे? सी से। होता क्या है बच्चे, ये एक बर्तन है, ठीक है। ये एक बर्तन है जिसके अंदर आपने गैस भर दी है, या अगर आप कह लें कि कुछ सॉलिड या लिक्विड की कोई चीज़ है। अभी मैं गैस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि गैस की बात करेंगे फिर हम मोल की बात करेंगे। अभी हम किसी सॉलिड या लिक्विड की बात करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ सॉलिड या लिक्विड की कोई चीज़ आपने इस बर्तन में डाल दी है, और ये है इसका पिस्टन। इस ढक्कन को हम क्या कहते हैं? पिस्टन। ये पिस्टन है जिसकी जो बेस है वो हीट कंडक्टिंग है, जबकि जो वॉल्स है वो नॉन कंडक्टिंग है। बेस में से हीट पास करेगी। अच्छा ज़रा तवज्जो कीजिएगा, जैसे ही आप हीट देंगे इसकी बेस में से, ये आप आग लगाई, आपने आग जलाई है, तो आप हीट दे रहे हैं क्यू। अब इसके अंदर लिक्विड या सॉलिड की कोई चीज़ है जिसका मैस एम है। तो आपकी बुक वाला कहता है कि जितना मैस ज़्यादा होगा ना, उतनी आपको हीट ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जाहिर बात है, अगर आप सॉलिड की कोई 2 किलो की चीज़ लेंगे, 4 किलो की लेंगे, तो आपको हीट भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो कहने का मकसद ये है कि डेल्टा क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो चेंज इन हीट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस एम, और यही डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। मैं आपको बेसिक चीज़ से लेके चल रहा हूँ कि कहानी शुरू कहाँ से हुई और गई कहाँ तक है। तहम्मुल से ज़रा सुने। तो डेल्टा क्यू मैस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैस का लफ्ज़ तब यूज़ करेंगे जब मैं सॉलिड या लिक्विड की बात कर रहा हूँ। अब आप कहेंगे सर चैप्टर तो गैस का है, इस पूरे चैप्टर हम गैसेस के मुतालिक पढ़ रहे हैं, आप सॉलिड लिक्विड की क्यों बात कर रहे हैं? पहले सुन तो लेना कहानी शुरू कहाँ से हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर दूं तो इधर मैं क्या लिखूंगा? कंबाइन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अगर आप गौर करें कि इक्वेशन 1 और 2 की लेफ्ट साइड सेम है ना, तो क्या आ जाएगा? डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोनों को कंबाइन कर दें, एम डेल्टा टी। एम डेल्टा टी मैंने 1 और 2 को कंबाइन कर दिया है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। फिर लफ्ज़ों पे ध्यान रहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे कांस्टेंट, विच इज़ कॉल्ड सी। वो कांस्टेंट सी है। अब आपको समझ आई ये सी क्या है? ये स्पेसिफिक हीट है, और साथ में क्या आ जाएगा? एम डेल्टा टी। ठीक हो गया जी। अब सी की वैल्यू आपने निकालनी है। सी इज इक्वल टू, ये एम डेल्टा टी मल्टीप्लायर है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी मल्टीप्लायर है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा एम डेल्टा टी। तो ये आपके पास रिलेशन आ चुका जी, सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। अब यही से डेफिनेशन निकलनी है। तो आप इसका यूनिट बताएंगे। हीट का यूनिट क्या होता है? जूल। मैस का किलोग्राम। टेम्परेचर का केल्विन। तो फिर स्पेसिफिक हीट का क्या यूनिट बनेगा? जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। किलोग्राम जिसकी पावर कोई ना उसकी पावर 1 है, +1 ऊपर जाके -1। तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अच्छा जी, लिखें जरा इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चे? स्पेसिफिक हीट की, द अमाउंट ऑफ हीट
द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 kilogram of substance up to 1 Kelvin, ये केल्विन टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है। अब कहता क्या डेफिनेशन के अंदर, अमाउंट ऑफ हीट, ये देखें क्यू का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ हीट, हमें कितनी हीट चाहिए, अमाउंट ऑफ हीट। अब देखें सबके साथ 1 1 लगा दें, कितनी हीट चाहिए, गैस की बात नहीं कर रहा, अभी सॉलिड और लिक्विड की बात कर रहा हूं। हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी अगर 1 किलोग्राम सॉलिड या लिक्विड की कोई चीज़ हो, ऑफ सब्सटेंस से मुराद इधर सॉलिड या लिक्विड है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितनी हीट हमें चाहिए, टू रेज का मतलब है बढ़ाने के लिए, द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम। अब किलोग्राम का लफ्ज़ कहाँ यूज होना है, सॉलिड और लिक्विड में, ऑफ सब्सटेंस अप टू 1 केल्विन, टेम्परेचर कितना जी 1 केल्विन। अगर सॉलिड या लिक्विड 1 किलोग्राम हो और उसका टेम्परेचर आपने 1 किलो बढ़ाना है, तो इस मकसद के लिए जो आपको हीट देनी पड़ेगी वो स्पेसिफिक हीट होगी। ये तो होगी जी स्पेसिफिक हीट की कहानी। लेकिन हम, आपकी बुक वाला कहता है, जब हम सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं ना, सॉलिड और लिक्विड की, अगर आप सॉलिड या लिक्विड चीज़ें लें, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो वॉल्यूम में चेंज बहुत थोड़ा सा आता है। द चेंज इन वॉल्यूम इज़ वेरी स्मॉल इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो जिसकी वजह से हमें एक्सपेरिमेंट में कोई ख़ास रिजल्ट नहीं मिलते। इसलिए ज़रूरी है कि हम सॉलिड और लिक्विड की बजाय किसी गैस की बात करें। और एक बात और, हम सॉलिड लिक्विड को क्यों नहीं डिस्कस करते, गैस को क्यों करते हैं, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम में चेंज बड़ा कम आता है। दूसरी रीज़न ये है कि 1 किलोग्राम ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंस कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि अगर 1 किलोग्राम के डिफरेंट सब्सटेंस हों, उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर मैं 1 मोल की बात करूं, 1 मोल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि आप कोई भी सब्सटेंस ले लें, अगर आप उसके 1 मोल की बात करेंगे ना, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। और आपको पता है ना एवोगैड्रो नंबर Na 6.02 10 की पावर 23 मोल पार्टिकल्स पर मोल, यानी कि 1 मोल में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, वो कोई भी सब्सटेंस हो। तो बेहतर नहीं कि हम किलोग्राम की बजाय मोल का लफ्ज़ यूज़ करें, सॉलिड और लिक्विड की बजाय गैस का लफ्ज़ यूज़ करें। तो यही वजह है कि हम इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा अब चेंज करेंगे। ये आप ज़रा पॉज करके नोट कर लें। अब हम सॉलिड और लिक्विड की बजाय किसी गैस का जिक्र करेंगे, तो अब हम स्पेसिफिक हीट की बजाय बच्चे हम क्या लफ्ज़ यूज़ करेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट। तो अब आप देखें आपकी बुक में दूसरी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, मोलर स्पेसिफिक हीट, उसको भी सी से रिप्रेजेंट करेंगे। बस अब चेंज क्या करना है, इधर सॉलिड और लिक्विड की बजाय क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगी गैस, और एम की बजाय आ जाएगा एन, नंबर ऑफ मोल। सही है, एम की जगह पे क्या लिखना है, एन, इधर भी एम की जगह पे एन, बाकी सारा प्रूव वही है, एम की जगह पे एन। अब ये आपने रिलेशन याद रखना है हीट का, Q = CN डेल्टा टी या NC डेल्टा टी। ये रिलेशन बड़ा बेसिक है, हमें यूज होगा आगे। डेल्टा Q, हीट की क्वेश्चन क्या है, CN डेल्टा टी, C की वैल्यू क्या आ गई, N डेल्टा टी मल्टीप्लायर है, नीचे जाके डिवाइड। अब N का यूनिट, हीट का तो जोल है ना, N, किलोग्राम नहीं, क्योंकि किलोग्राम तो आता है सॉलिड और लिक्विड में। अब तो हम बात कर रहे हैं किसी गैस की, तो N की जगह पे आएगा मोल, जोल पर मोल पर केल्विन, जोल पर मोल पर केल्विन। ठीक हो गया बच्चे, एक बात तो ये। अब डेफिनेशन भी यही, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम, नहीं, किलोग्राम की जगह पे आ जाएगा मोल, 1 मोल
अच्छा बच्चे, मैं आपको बता दूं, ये फर्स्ट ईयर में आपने टेबल पढ़ा होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल होता है। जब आप नाम लिखेंगे ना तो आप लिखेंगे MOLE, ये इसका नेम है। जब आप यूनिट लिखेंगे तो फिर इसका सिंबल है MOL। ये आप टेबल में फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 के टेबल में आप देखेंगे। तो यही इसमें फ़र्क है नाम में और सिंबल में। तो 1 मोल गैस का टेम्परेचर अगर आपने 1 केल्विन बढ़ाना है, उसके लिए आपको जितनी हीट देनी पड़ेगी वो मोलर स्पेसिफिक हीट होगी। मोल से ही लफ्ज़ निकला ना, मोलर, गैस का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि 1 मोल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस कंटेन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सेम नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर 6.030 10 की पावर 23 पार्टिकल्स पर मोल। ठीक हो गया। अब आते हैं जनाब मेयर्स रिलेशन की तरफ। अच्छा बच्चे, स्पेसिफिक हीट, उसके बाद मोलर स्पेसिफिक हीट, फिर 2 डेफिनेशनें और हैं, CP की और CV की। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बेटा उनकी डेफिनेशनें भी सारी की सारी यही हैं। बस आपने सारी डेफिनेशन लिखने के बाद ना, अगर आपने लिख ली हो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सही है, उसको हम C के साथ छोटा सा P लिख देंगे। सारी डेफिनेशन यही, आपने एंड पे लिख देना एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आ जाए मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो C के साथ V लिखेंगे। सारी डेफिनेशन यही, और एंड पे आप लिख देना एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये CP की और CV की डेफिनेशन हो जाएगी। डेफिनेशन असल में एक ही है, आपको पता है, उसी में थोड़ी थोड़ी सी चेंजिंग है। बच्चे अब आते हैं मेयर्स रिलेशन की तरफ। मेयर साइंटिस्ट का नाम है। ये थोड़ा सा साइंटिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, ये जर्मन केमिस्ट और फिजिकिस्ट था। इसका पूरा नाम जूलियस वॉन मेयर था, और इसने ये जो एक्सपेरिमेंट किया ये आइडियल गैस के ऊपर किया। और मेयर्स रिलेशन होता क्या है, नोट करेंगे बेटा, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, यानी कि इसी इक्वेशन को ही मेयर्स रिलेशन कहते हैं। ये जो है ना CP माइनस CV इज इक्वल टू R, इसी इक्वेशन को मेयर रिलेशन। व्हाट इज C? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, माइनस C का मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड R इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बात समझ रहे हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है 8.314, और R का यूनिट वही होगा जो C का है। तो C का यूनिट क्या है, ये देखें C का यूनिट क्या है, जूल पर मोल पर केल्विन। आप देखते होंगे ना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के साथ लिखा होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। बच्चे अक्सर पूछते सर यूनिट कैसे आया इसका। आइडियल गैस इक्वेशन से भी आ सकता है, यहाँ से भी शॉर्टकट ट्रिक है, जो C का यूनिट होगा वही R का होगा, इसीलिए तो इक्वल है। अब आती है बच्चे इसकी डेरिवेशन की बारी। इसका प्रूव करते हैं जी, मेयर्स रिलेशन का। इसी इक्वेशन को ही मेयर रिलेशन कहते हैं, और ये आइडियल गैस के लिए। प्रूव करने के लिए आप लोग ज़रा तवज्जो कीजिएगा। मैं सबसे पहले ये इक्वेशन लिखता हूँ, इसका प्रूव करना है ना बेटा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हमने ये बड़ी डिटेल में अलहदा लेक्चर बनाया हुआ मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। बच्चे इसको मैं कह देता हूँ जी इक्वेशन नंबर 1। अब ये 1 2 ये इधर काम खत्म हो गया, अब हमारा प्रूव शुरू हो गया। अब हमारी ये नई इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। इसके साथ मैं लिखता हूँ QP। अब बेटा QP की और W की वैल्यू ये तब आएगी जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, और डेल्टा U की वैल्यू तब आएगी जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो मुझे क्या करना है, QP की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा U की और W की, तीनों की वैल्यू बारी बारी में निकालूंगा, इक्वेशन 1 में पुट करवा देंगे, ये आंसर आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं जी नंबर 1, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और आपको पता है ना कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो ऐसे प्रोसेस को तो हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। और बेटा अगर आप आइसोकोरिक को डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, या इससे पिछली वीडियो आप ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगी।
आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, चारों प्रोसेस पे अलग वीडियो बनी है। एमडी कैट से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज भी वहाँ पे मिलेंगे। ये प्रोसेस मैंने डिटेल में बताया हुआ है, मैं अब मान के चल रहा हूँ कि आपको ये आता है। बहरहाल कांस्टेंट वॉल्यूम, अब जरा देखिएगा डायग्राम में यही यूज कर लेता हूं। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना तो ये पिस्टन फिक्स होता है, ये पिस्टन फिक्स होगा क्योंकि ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। आप जो हीट देते जाएंगे वो सारी इंटरनल एनर्जी को चेंज करती जाएगी। और इधर आपको पता है ना, गैस के केस में एम की बजाय हम क्या लिखते हैं? एन। गैस के केस में, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में बच्चे बताएं, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो बेटा वर्क डन क्या होता है? जीरो। एट कांस्टेंट वॉल्यूम W इज इक्वल टू जीरो। क्यों वर्क डन क्यों जीरो होगा? क्योंकि ये ढक्कन ऊपर नीचे जाएगा ही नहीं। जब ढक्कन ऊपर नीचे जाएगा ही नहीं तो फिर वर्क डन तो जीरो है। तो अब मैं दोबारा अगर मैं लिखूं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। Q के साथ मैं क्या लिखूंगा? V। कांस्टेंट वॉल्यूम, W क्या होगा? जीरो। तो QV इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस जीरो। वर्क डन जीरो है। QV की वैल्यू क्या है? मैंने आपको कहा था इक्वेशन याद रखिएगा Q की CN डेल्टा T, CN डेल्टा T। तो इधर मैं क्या लिखूंगा? CN डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो C के साथ मैं क्या लिख दूंगा? V। N क्या है? नंबर ऑफ मोल। अगर 1 नंबर ऑफ मोल है फॉर N इज इक्वल टू 1, अगर N की वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ मोल 1 है। तो बच्चे इसको रीअरेंज भी कर देते हैं। डेल्टा U किसके इक्वल आ जाएगा? डेल्टा U इज इक्वल टू CV, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। N की वैल्यू 1 हो जाएगी और डेल्टा T, राइट को लेफ्ट पे ले आऊं, लेफ्ट को राइट पे, तो CV डेल्टा T, ये किसकी इक्वेशन आ जाएगी? डेल्टा U की। ये देख लें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गई, CV डेल्टा T। आप लोग नोट कर लें बच्चे, ठीक है। डेल्टा U की वैल्यू तो हमारे पास निकल आई है, मैं इस पर टिक लगा देता हूं। अब कौन कौन सी चाहिए? QP की और W की। मैंने कहा था ना QP और W की वैल्यू कब आएगी? जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो पहले हमने एट कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़ा, अब हम क्या लगाएंगे हेडिंग? एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो फिर बच्चे क्या होगा? इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, प्रेशर कांस्टेंट। तो जरा लिखे QP की वैल्यू निकालनी। Q की इक्वेशन क्या है? ये लिखी हुई है, ये असल इक्वेशन तो यही है ना। इसी C की वैल्यू तो इससे आई है ना। Q की वैल्यू Q इज इक्वल टू CN डेल्टा T। तो लिखें जी Q की वैल्यू, Q इज इक्वल टू CN डेल्टा T। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो Q के नीचे छोटा सा मैं क्या लिखूंगा? P एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। Q के साथ मैं क्या लिखूंगा? और C के साथ भी क्या लिखूंगा? P एट कांस्टेंट प्रेशर। अब अगर N की वैल्यू 1 है फॉर 1 नंबर ऑफ मोल, तो QP इज इक्वल टू CP। N की वैल्यू 1 है, CP डेल्टा T। तो QP की वैल्यू आ गई जी CP डेल्टा T। ये इक्वेशन आई कहाँ से है? ये बेसिक इक्वेशन जो मैं शुरू से लेकर चल रहा हूँ, CN डेल्टा T। अब मुझे चाहिए वर्क। अब QP की वैल्यू निकल आई ना, अब W की वैल्यू चाहिए। नाउ वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर, बच्चे हम जानते हैं W इज इक्वल टू P डेल्टा V। अच्छा, कुछ किताबों में पता है क्या किया हुआ? उसने लिखा हुआ है W इज इक्वल टू FD, ठीक है। FD होता है ना वर्क का फार्मूला, फिर F की वैल्यू पुट करवाई हुई है, P इज इक्वल टू F ओवर A, F की जगह पे PA, ठीक है। फिर एरिया और डिस्टेंस को ज़रब दी डेल्टा बाय। बच्चे W इज इक्वल टू P डेल्टा V, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। मैंने ये इक्वेशन डायरेक्ट लिखी है, असल में मैं इस इक्वेशन का प्रूव करवा चुका हूं। आपने भी ऐसे ही लिखना है। अगर आप इसका प्रूव समझना चाहते हैं ना, तो आप हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 2 देखें, जिसमें हमने किस किस को डिस्कस किया हुआ है, इंटरनल एनर्जी, वर्क एंड हीट को। तो उसमें हमने ये प्रूव किया हुआ है, ऑलरेडी प्रूव है। तो बच्चे ये W की वैल्यू आ गई, ये W की वैल्यू आ गई।
W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। तो आपने देखा हमारे पास तीनों W की और QP की, इन दोनों की वैल्यू कहाँ से आई? एट कांस्टेंट प्रेशर से। और डेल्टा U की वैल्यू कहाँ से आई? एट कांस्टेंट वॉल्यूम से। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो उसको आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं, और अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो उसको आइसोबैरिक। और आइसोबैरिक बैर कहते हैं ना, बैरोमीटर से निकला है। आइसोकोरिक और आइसोबैरिक प्रोसेस पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इसीलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। अच्छा जी, अब तीनों वैल्यूज को पुट करवा देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, बच्चे इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं क्या है जी? इक्वेशन नंबर 1 दोबारा लिख लेते हैं। QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। QP की वैल्यू क्या है? QP की वैल्यू ये आई हुई है, पुट करवा दें। QP की वैल्यू है CP डेल्टा T। डेल्टा U की वैल्यू क्या है? CV डेल्टा T प्लस W की वैल्यू क्या है? P डेल्टा V। अब हमने क्या करना है? वर्क डन को भी डेल्टा T की शक्ल में लेके आना है। बच्चे आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, तो मैं क्या लिखूंगा? यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। हाँ जी, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है आपको याद होगा? PV इज इक्वल टू nRT। T की जगह पे क्या? PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, N क्या है? नंबर ऑफ मोल। अगर N की वैल्यू 1 है, अगर N की वैल्यू 1 है तो प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, ये वाला। तो मैं क्या लिखूंगा? PV के साथ डेल्टा लिख दूंगा। N की वैल्यू तो 1 है, R और T के साथ डेल्टा T। तो P डेल्टा V किसके इक्वल आ गया? R डेल्टा T के। तो अब जरा लिख दें फिर ये वाली इक्वेशन दोबारा। सो P डेल्टा V की वैल्यू तो निकल आई है ना, ये लिखें CP डेल्टा T। CP डेल्टा T इज इक्वल टू CV डेल्टा T प्लस, अब P डेल्टा V की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? R डेल्टा T। आइडियल गैस इक्वेशन से हमने ये निकाला है। तो CP डेल्टा T, इधर से बच्चे क्या चीज कॉमन आ जाएगी? डेल्टा T। CV प्लस R, डेल्टा T कॉमन आ गया। डेल्टा T से डेल्टा T कैंसल, तो क्या बच गया जी? CP इज इक्वल टू CV प्लस R। ठीक हो गया, प्लस CV इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस CP माइनस CV इज इक्वल टू R। दिस इज कॉल्ड मेयर्स रिलेशन। CP माइनस CV इज इक्वल टू R। R इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो कि मैंने शुरू में बताया भी था। और R की वैल्यू क्या होती है? R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक हो गया, तो ये CP माइनस CV इज इक्वल टू R। अब जरा आप इस इक्वेशन को नोट कर लें, फिर एक MCQs बल्कि एक शॉर्ट क्वेश्चन है, और मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूं कि CP और CV का टेबल मोनो एटॉमिक गैस, डाई के लिए, पॉली के लिए, वो बड़ा MD कैट के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जरा आप प्रूफ सारा नोट कर लें पॉज करके। तो जी बेटा, अब प्रूव करने के बाद ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई CP इज ग्रेटर देन CV, कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आपकी एक्सरसाइज का भी 11.5 शॉर्ट क्वेश्चन है। उसकी वजह यह है कि जब प्रेशर कांस्टेंट है तो आपको हीट ज़्यादा देनी पड़ती है। बात समझ आई? जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि पिस्टन तो मूव कर ही नहीं रहा, तो आपको फिर हीट कम देनी पड़ेगी। तो यही वजह है, बिकॉज एट कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है वर्क इज डन, वर्क करना पड़ता है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तब तो वर्क ही जीरो है। अब देखिए ना, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क जीरो है, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क का मतलब पिस्टन ऊपर को मूव करता है, तो गैस को वर्क करना पड़ता है। वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग, यानी कि वर्क करना पड़ता है, मतलब ढक्कन ऊपर को जाएगा, गैस एक्सपैंड होगी जब प्रेशर कांस्टेंट है। वाइल एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जबकि जब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है वर्क डन इज रिमेन जीरो।
तो वर्क ही जीरो है तो आपको हीट कम देनी पड़ेगी। यही वजह है कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उस मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कम है, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो आपको हीट ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि वर्क भी तो हो रहा होता है ना उस वक्त। तो ये इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब आते हैं हम एमडी कैट के एमसीक्यूज की तरफ। ये जो सीपी और सीवी है ना, सीपी और सीवी, इसके रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं कि मोनोटॉमिक, डाईटॉमिक और पॉलीटॉमिक में इनकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं। तो बच्चे ये जनरल फार्मूले आपने याद रखने हैं। एफ का मतलब है इधर डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोटॉमिक गैस, डाईटॉमिक गैस, पॉलीटॉमिक गैस। मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, पॉली का मतलब 2 से ज़्यादा, 3, 4। सीवी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जनरल फार्मूला क्या है? F/2R, जनरल फार्मूला। और सीपी का, जो सीवी का आंसर आए उसमें आर को जमा कर देना है। और गैमा कब आएगा? सीपी और सीवी की रेशो ले जानी है। चलें लिखते हैं फिर। अब ये बताएं, मोनोटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू 3 है ना, तो इधर लिखें, फिर पुट करें सीवी 3/2R, आंसर आ गया। बस जनरल फार्मूला आपने याद रखना है। तो सीवी की वैल्यू डाईटॉमिक के लिए क्या आ जाएगी? एफ की वैल्यू कितनी है? 5, तो एफ की वैल्यू 5 पुट करवा दें, 5/2R। और पॉलीटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू 7 है, तो सीवी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/2R। तो ये देखा आपने, सीवी की वैल्यू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोनोटॉमिक, डाईटॉमिक, पॉलीटॉमिक, 3, 5, 7 ओड नंबर है, बटे में 2 आना ही आना है। अब ये जनरल फार्मूला क्या है? F/2R। मैं इधर आपको एक बात क्लियर करता चलूँ, कुछ किताबों में आप एमडी कैट में देखते हैं ना, तो इधर सीवी की वैल्यू पॉलीटॉमिक के लिए 6/2R भी होती है, कुछ में 7 है। अब ये चक्कर क्या है बच्चे? ये लीनियर और नॉन लीनियर का चक्कर है। बात समझ आई? अगर तो नॉन लीनियर है तो फिर 7/2R है, अगर लीनियर है तो फिर 6/2R है। मैं इतनी परेशानी में नहीं आपको डालूंगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि कहीं पे आपको अगर 6/2R आंसर नज़र आए तो वो भी ठीक है। आप गूगल पे सर्च करके देखें ना, पॉलीटॉमिक गैस, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पॉलीटॉमिक गैस एट सीवी, तो वो लीनियर और नॉन लीनियर का चक्कर है। ठीक है, बहरहाल आपने याद कर लेना है कि 7 है, 6 भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा अब इधर आ जाए, सीपी की वैल्यू क्या आएगी? सीवी प्लस आर, सीवी 3/2R प्लस आर, एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा बच्चे 5/2R। एलसीएम ले लेंगे ना, आप समझ आ गई होगी। और सीवी प्लस आर 5/2R, इधर पुट करवाएंगे प्लस आर, एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा 7/2R। ठीक है, और सीपी की वैल्यू 7/2R है ना, इधर पुट करवाएं 7/2R प्लस आर, तो ये आ जाएगा 9/2R। यानी कि जो इसकी वैल्यू है ना, अगर इधर 3 है तो इधर 5 आ जाएगा, अगर इधर 5 है तो इधर 7, अगर 7 है तो इधर 9, 2 बढ़ा के आपने लिखते जाना है। ठीक हो गया। और गैमा की वैल्यू अब हम कैलकुलेटर भी यूज़ करेंगे, तो गैमा की वैल्यू बचे CP/CV। CP क्या है? 5/2R और CV 3/2R। जब CP और CV की वैल्यू पुट कराएंगे ये उलट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चे गैमा, ये आ जाएगा 5/3, यानी कि 5/3। इनकी रेशो ले लेनी है, R से R कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2। बात समझ आई? कैलकुलेटर अभी हम यूज़ करते हैं। तो गैमा की वैल्यू इधर क्या आ जाएगी? CP/CV 7/5, 7/5। ठीक है, आप CP और इधर क्या आ जाएगा गैमा की वैल्यू? 9/7, 9/7। तो इसको आप रेशो में भी लिख सकते हैं। 5/3 को अगर आप डिवाइड करें ना, 5/3 को 5 डिवाइडेड बाई 3, तो बच्चे ये आता है 1.66। आगे चलता जा रहा है, इसको आप 1.67 भी लिख सकते हैं। ये आपके चैप्टर 8 में टेबल भी दिया हुआ है गैमा का, वो न्यूटन और लैप्लास वाले में। तो 7/5 करेंगे तो ये आ जाएगा जी 1.4। और पॉलीटॉमिक के लिए क्या है जी? 9/7, तो ये आता है बच्चे 1.285, तो ये 1.29 भी है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? गैमा की। नोट, गैमा फॉर मोनोटॉमिक गैस इज ग्रेटर देन गैमा फॉर डाईटॉमिक गैस इज ग्रेटर देन गैमा फॉर पॉलीटॉमिक। सबसे ज़्यादा गैमा की वैल्यू मोनोटॉमिक के लिए
उससे कम डाइटोमिक में, सबसे कम पॉलीटोमिक में गैमा की वैल्यू। तो ये टेबल आपको, आप इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, आपको एमडी कैट में काफ़ी हेल्प भी करेगा बच्चे। तो दिस इज़ टुडे लेक्चर। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुबश्शिर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।